Hello students, in this video I will give you the small summary of the chapter Improvement in Food Resources। तो बच्चों इसके पहले की वीडियोस में हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है। अभी इस वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वन बाय वन डिस्कस करूँगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है एंड वी विल गो अकॉर्डिंग टू देम एंड इन द लास्ट आई विल गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस विच आर गिवन। So let's start from the first page. इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम पढ़ते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ऐसा करना ज़रूरी क्यों है। तो ऐसा करना ज़रूरी क्यों है बच्चों? बिकॉज वी नो दैट इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री एंड एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर फूड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्सेज so that most of the population, all the population in our country, they get adequate food. Now in the next paragraph you can see that it has been described about green revolution, white revolution. तो green revolution जिसमें कि agriculture को बढ़ावा दिया गया था and white revolution it was about milk and milk production. The next paragraph is the improvement in crop yield. Crops जैसे कि cereals हुए, wheat, rice, maize, इनसे हमें क्या मिलता है? Carbohydrate. After that pulses like gram, चना, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन. एंड फ्रॉम ऑयल सीड लाइक सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसेम, व्हाट वी गेट द नेसेसरी फैट्स. तो बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है. 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एनर्जी एंड द इसेंशियल विटामिन्स. तो ये सब हमें किससे मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है. नाउ चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स विच इज़ गिवन इन द डायग्राम. यहाँ से देख सकते हो. उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ. Now see, different crops they require different climatic conditions. ये भी डिस्कस किया था हमने. Then we discussed about the different seasons like the Rabi season, the Kharif season. Rabi season कब से start होता है? From November to April. And Kharif season कब से start होता है? From June and ends till October. Now here the whole of the chapter of improvement in food resources has been classified into 3 things. The crop variety improvement, the crop production improvement and crop protection improvement. In the next paragraph it has been discussed about the crop variety improvement. crop की variety को कैसे improve करते हैं हम? तो 2 process होती है बच्चों. First is hybridization and second is genetic alterations जिसको हम लोग genetically modified crops भी करते हैं. तो ये हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इससे क्या मिलता है? इससे हमें न्यू क्रॉप वैरायटी मिलती है जिसमें एसेंशियल रिक्वायर्ड डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस क्वालिटी, हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी, ये सब चीज़ें. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, these are some of the factors for which variety improvement is done. इसमें तो variety improvement हम लोग करते क्यों हैं? फर्स्ट हायर यील्ड के लिए, सेकंड इम्प्रूव क्वालिटी के लिए, उसके बाद बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, देन चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है. Now the next from in questions you can see that the question is given, how do biotic and abiotic factors affect the crop production. तो कैसे है ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने. crop production can go down due to biotic factors like diseases, insects, nematodes and abiotic factor like drought, salinity, waterlogging, heat and cold. तो इस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं. वो ज़्यादा हार्श भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हो. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. तो एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइक द टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर द डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप्स. The dwarfness is desirable in cereals.
तो ये है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हो कि सेकेंड चीज़ है दैट इज़ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड ये पैराग्राफ द टेबल नंबर 15.1 इसमें हमें बताया गया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एयर से भी मिल सकती है, वाटर से भी और सॉइल से भी। एयर से क्या मिलता है? कार्बन, ऑक्सीजन। वाटर से मिलता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंड सॉइल से हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस टेबल को आपको लर्न करना है। नाउ in the question part we can see there are two questions. First is what are macronutrient and why they are called macronutrients. तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 205 से मिल जाएगा। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट द अदर आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। सो हाउ डू plants get these nutrients? I have already discussed they get it from air, water and soil. The table number 15.1. You can mention this table along with the answer of this question. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि हाईलाइटेड है उसमें आप देखोगे मैन्योर के बारे में लिखा गया है। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है एंड दे ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। मैन्योर भी दो तरह के होते हैं, द कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट एंड द ग्रीन मैन्योर। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियोस में, तो यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर लिखना है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर तो नेचुरल हो गए जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करवाते हैं, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स बेसिकली दे आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड दे सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द सॉइल एंड दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ the next question is compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility. तो बच्चों इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको लिखने के लिए कहा था। you can write the differences in tabular form. tabular form में आप इनके differences को लिख सकते हो कि what is manure, how manure is made, how it is obtained, how it helps the plant. In the same way you can also write what are fertilizers, how they are obtained and in how they help the plants in growth and development. So you can easily write the answer to this question. Next you can see the highlighted is organic farming. Organic farming क्या होता है बच्चों? It is a farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizers, herbicides and pesticides, and with a maximum input of organic manure recycled from wastes, that is straw and livestock excreta, and use of bioagents. Basically organic farming वो farming होती है जिसमें हम कोई भी outside product use नहीं करते हैं। The next is you can see irrigation methods क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? wells, canals, river lift system, tanks. In the next paragraph, it has been discussed about the cropping patterns which include the mixed cropping. It also includes the intercropping seasons. इनके differences मैंने already आपको पहले की videos में बताया हुआ है। The next third you can see the crop protection management का paragraph. इसमें हमने सीखा था कि हम कैसे different weeds, insects और pathogens से plants को बचाते हैं, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पेज यू कैन सी नाउ द पार्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या था ये भी मैंने बताया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। इसमें हमने पढ़ा था कैटल फार्मिंग के बारे में, फिश प्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद बी कीपिंग के बारे में। कैटल फार्मिंग में मैंने आपको बताया था कि कैटल्स की दो वेराइटीज़ होती हैं, वन इज़ द मिल्च ब्रीड एंड अनदर इज़ द ड्रॉट ब्रीड। मिल्च ब्रीड जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं और ड्रॉट ब्रीड्स वो
कैटल्स जो कि फार्मिंग में लेबर की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमने सब कुछ पढ़ा था, जैसे कि ये कैटल फार्मिंग में जो कैटल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन, वेल वेंटिलेटेड शेल्टर प्लेस एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, द डिजीज़ प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो इन पैराग्राफ्स में आप ये पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में मैंने बताया था कि कैसे पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकिंग टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड फॉर मीट प्रोडक्शन। इसमें ब्रॉयलर और एग प्रोडक्शन की बात की थी हमने, जिनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होता है। द नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, मराइन फिशरीज़ एंड इनलैंड फिशरीज़। मराइन फिशरीज़ वो मेथड ऑफ फिश प्रोडक्शन है जिसमें हम फिश को मराइन वाटर बॉडीज़ से ऑब्टेन करते हैं, एंड इनलैंड फिशरीज़ वो है जिसे हम फ्रेश वाटर सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। I also told you to remember the name of the fishes which are obtained from marine fisheries and which are obtained from inland fisheries. You can also remember the name of the fishes which are of high economic values, जिसमें pearl oyster के बारे में भी बात की थी हमने। The next and the last part of the chapter is beekeeping. Beekeeping is basically for honey production and bee wax production. इसमें we have discussed about the different varieties of bees which are used for commercial honey production. They are Apis cerana indica, the Apis florii, the Apis dorsata. So these are the local varieties of bees from where we can get honey and bee waxes. So this was all about the improvement in food.